नमस्कार बच्चों। मैं राम परमेश्वर मीणा केंद्रीय विद्यालय नगाँव। बच्चों, आज हम जो व्याकरण है व्याकरण में वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार, वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वाक्य के बारे में जानना है कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य की जो सीधी परिभाषा है वो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अर्थात ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। मतलब ऐसा समूह है जिस समूह को जब हम व्यवस्थित करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो उससे एक पूरा अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। मतलब उसके द्वारा जो वक्ता होता है, कहने वाला, बोलने वाला, उसका कुछ भावार्थ निकल कर आए वह वाक्य कहलाता है। जैसा एक उदाहरण है, राम ने धर्म की स्थापना की। ये सीधा एक साधारण वाक्य है कि राम ने धर्म की स्थापना की। अब इसमें देखिए आप, अलग अलग शब्द हैं, राम अलग हैं, धर्म अलग हैं, स्थापना अलग है, लेकिन हमने इसको सबको जोड़कर एक सार्थक वाक्य बना दिया है कि राम ने धर्म की स्थापना की है। अब चलिए आगे चलते हैं। वाक्य के घटक। वाक्य के घटक क्या होते हैं? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहा जाता है। मतलब जिन अवयवों को मिलाकर वाक्यों की रचना होती है वो वाक्य के अंग या घटक कहलाते हैं। वाक्य में मूलतः अनिवार्यतः दो घटक होते हैं। अब देखिए वो घटक क्या क्या हैं। एक तो है कर्ता और दूसरा है क्रिया। मतलब मुख्यतः वाक्य में कर्ता और क्रिया का पाया जाना निश्चित है एवं अनिवार्य है। ये दोनों आपको एक वाक्य में मूलतः अनिवार्यतः रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके बिना वाक्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके अतिरिक्त भी अन्य घटक भी होते हैं जिनमें विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है। इनके अलावा, क्रिया और कर्ता के अलावा इसमें वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक भी पाए जाते हैं और इनके द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। अब चलिए, अब हम वाक्य के घटक या वाक्य के जो अंग हैं वो देख लेते हैं कि वो क्या क्या है और कितने होते हैं। तो मुख्यतः वाक्य में दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यदि हमें वाक्य को पूरी तरह से समझना है, वाक्य की बनावट को समझना है, तो हमें उसके अंगों को या उसके घटकों को जानना ही पड़ेगा। जब हम उसके अंग या घटक को जान जाएंगे तो हम साधारणतः किसी भी वाक्य को हम पहचान सकेंगे कि ये वाक्य किस तरह का है। तो वाक्य में मुख्यतः दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब देखिए उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर होता है। इसमें अंतर होता है कि उद्देश्य जो पहला है कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। मतलब जिसके आसपास जो वाक्य है, उस आसपास का जो वाक्य है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उसका उद्देश्य कहलाता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि मोहन फुटबॉल खेलता है। अब देखिए आप, अब इसमें है कि मोहन फुटबॉल खेलता है। अब देखिए आप, इसमें जो ये मोहन है, ये मोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ उद्देश्य मोहन है, क्योंकि मोहन के बारे में बताया जा रहा है। अब हमें बताया जा रहा है कि जो ये मोहन है, ये मोहन क्या खेल रहा है? ये फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल कौन खेल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर मोहन खेल रहा था। यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ वाक्य का? यहाँ मोहन हुआ। अब आप इसे ही देखिए, दूसरा है विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए तो उसे विधेय कहा जाता है। मतलब जो वाक्य है, अगर उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए, जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ जो उद्देश्य है, यदि उद्देश्य को जो करता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो करता क्या हुआ यहाँ पे? वो करता हुआ यहाँ पे उद्देश्य। लेकिन अब देखिए दूसरी विधेय है, जो विधेय में बताया जा रहा है कि यदि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, कि यदि इस उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे विधेय कहेंगे। और उसे विधेय कहेंगे तो देखिए किस तरह से इसमें बताया रहा है कि जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है। अब जैसे हमने यहाँ देखा था, हमको यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर वाक्य में
उद्देश्य क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है मोहन, ठीक है। अतः यहाँ पर विधेय, अब देखिए उद्देश्य में पता लग गया कि यहाँ मोहन है, अतः यहाँ पर विधेय होगा फुटबॉल, क्योंकि मोहन की विशेषता बता रहा है कि वह क्या खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। मतलब उद्देश्य से मतलब होता है कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो वाक्य का मुख्य कर्ता होता है, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और विधेय होता है कि जो उद्देश्य है, जो करता है, उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह कहलाता है विधेय, ठीक है। तो आपको उद्देश्य और विधेय में अंतर करना समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, और ये ही मुख्यतः जो वाक्य होता है उसके क्या होते हैं, अंग होते हैं या उसके घटक होते हैं। अब चले हम वाक्य के प्रकार देख लेते हैं कि सामान्यतः वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वाक्य होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और अंतिम और 8वां होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये तो अर्थ के आधार पर होते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं रचना के आधार पर, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अब आज हम इस वीडियो में रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 प्रकार बताए गए हैं उन तीनों प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो पहला जो वाक्य है वो है रचना के आधार पर सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें कि जिन सरल वाक्य की परिभाषा है कि जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है, मैंने समझाया था ना पहले कि उद्देश्य और विधेय जो करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो विधेय। तो जिन वाक्य में साधारणतः एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है मैं आता हूँ, मैं आता हूँ एक सीधा सिंपल सा वाक्य है, मैं आता हूँ, कौन आता है, मैं आता हूँ। तो सीधा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और आता जो विधेय है वो एक ही है। बालक रोता है, इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ते हैं, पानी बरस रहा है, वह भागता जा रहा है, आप जयपुर कब जा रहे हो। मतलब जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है, वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। चलिए अब ये सरल वाक्य हो गया अपना। अब हम दूसरा जो वाक्य है रचना के आधार पर वो है संयुक्त वाक्य। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य की जो परिभाषा है वह है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, मतलब जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। जो साधारण वाक्य हमने पहले वाले पढ़ा था उस तरह के साधारण वाक्य यदि उसमें 2 या 2 से अधिक होते हो तो और वो वे, तथा, एवं, पर, परंतु, और, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए जो आदि जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। इन वाक्यों के बीच में, साधारण वाक्यों के बीच में इस तरह के यदि शब्द आ जाएं, और, वे, तथा, एवं, पर, परंतु, और, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, तो उस वाक्य को कौन सा वाक्य कहा जाएगा, उसको संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। अब देखो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण है जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। अब आप देखिए इसमें आपको 2 साधारण वाक्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो पहला है वो है कि जो मोहन है वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है राधा पत्र लिखती है। अब इसमें बीच में देखिए मैंने कहा था ना कि इसमें एक संयोज्य जो बोधक जो चिन्ह होता है, जो अव्यय होता है, उसके द्वारा हम इसको बीच में से जोड़ा जाता है। इसमें देखिए आप और आ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। इसमें 2 साधारण वाक्य है और दोनों साधारण वाक्यों को हमने जोड़ दिया है और से। जैसे दूसरा उदाहरण है आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, वे व्यस्त हैं इसलिए नहीं आएंगे, तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। देखिए पहला है तुम मान जाओ, उसको कहा जा रहा है, एक साधारण सिंपल सा वाक्य है कि तुम मान जाओ।
अन्यथा क्या हो जाओगे, तुम पिट जाओगे। दूसरा उसके साथ उसने जोड़ दिया है। जैसे एक अन्य उदाहरण है, आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। वही है, हमारे जो क्रिया थी वो चल रही थी कि मैच चल रहा था या हम उसको जीत जाते, परंतु दूसरा उसमें कार्य संपादित हो गया कि उस बीच में बारिश आ गई। और आप इसमें देखिए, जो मैंने बताया था कि इसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, हम उनको भी इसके बीच में हम देख के पहचान सकते हैं। देखिए इसमें आ रहा है, पहला जो उदाहरण उसमें और आ रहा है, दूसरे में या आ रहा है, तीसरा जो है उसमें नहीं, ये इसीलिए आ रहा है, चौथे में अन्यथा आ रहा है, और पांचवें में देखिए आप किंतु आ रहा। तो इन समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से भी आप सरल और जो ये संयुक्त वाक्य है इनको आप पहचान सकते हैं और इनको आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको जो रचना के आधार पर जो हमने दो प्रकार के वाक्य पढ़े हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य या दूसरा संयुक्त वाक्य, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है।